ग्रैंडपा विविधा चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम पिछली दफ़ा प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे थे। आज उनके एक उपन्यास जो सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया का एक विश्वविख्यात अमर उपन्यास है। इसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के परिवेश का जिक्र किया है, परिवेश का चित्रण किया है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों के शासन के सबसे मजबूत आधार जमींदार थे और जमींदार बिना कुछ किए उनकी कमाई चलती थी मालगुजारी के पैसे से। यानी उनका पूरा जीवन, उनका सुख, आमोद प्रमोद, रंग विलास, पार्टी और दूसरी बड़े बड़े समारोह और उत्सव उनके जो ऊपर खर्च करता था वह गरीबों की आमदनी से आता था। ऐसे गरीब जो उसकी खेत किराए पर जोतते थे मालगुजारी अदा करके, लेकिन खुद उनका खर्चा और खेती का खर्चा और महाजनों का कर्जा इतना अधिक होता था कि जिंदगी भर वो उबर नहीं पाते थे। होरी एक ऐसे ही पात्र की कथा है जिसका वर्णन हुआ है गोदान में। गोदान अवध प्रांत के एक किसान परिवार की कहानी है। वो होरी बहुत साधारण गृहस्थ है, मेहनत मजदूरी करता है, अपने खेत में कुछ फसल पैदा करता है, लेकिन उसके खलिहान से घर तक पहुँचते उसके पास इतना ही अनाज बचता है कि वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण और अगली खेती का इंतजाम करता। बहुधा वह अपने इन खर्चों के लिए किसी महाजन की शरण में जाता था जो ऊंची दर पर उनसे मनमाना ब्याज वसूला करते थे। उसकी सारी जिंदगी सुशील को कमाने में लग जाया करती थी। होरी इस उपन्यास का नायक है। यह एक किसान है, 5 बीघे मालगुजारी पर जोतने वाला। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया है, उसका बेटा गोबर है और उसकी 2 बेटियां रूपा और सोना है। होरी के जमींदार जिनसे उसने जमीन मालगुजारी पर ली है, उनका नाम राय साहब आनंदी लाल सिंह था। आनंदी सिंह एक खानदानी रईस थे। उनकी पत्नी मर गई थी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं कर रहे थे कि उसे वो विलासिता का साधन समझते थे। अब उनकी ज़िंदगी का भी एक दूसरा पहलू देखिए। बहुत बड़े जमींदार हैं, बड़ी रियासत है, बहुत सारे नौकर उनकी सेवा में लगे हैं, सिपाही और दूसरे लोग, रसोइया और बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती थी, पढ़े लिखे लोगों से। राय साहब असेंबली के मेंबर भी रहे थे और कांग्रेस को भी चंदा देते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना उनके लिए संभव नहीं था कि अंग्रेज़ सरकार की मेहरबानी पर ही उनकी जमींदारी निर्भर करती थी। जमींदार के ऊपर अगर जमींदार की कृपा अगर उसकी असामी पर नहीं रहे तो उसका जीना वैसे ही मुहाल हो जाएगा। वैसे ही उसकी ज़िंदगी कोई बहुत सुखद नहीं होती थी। उसका बेटा, होरी का बेटा गोबर कुछ नए विचारों का लोग है और उसकी पत्नी धनिया भी यह सोचती है कि मैं अपने पति की मेहनत पर, अपने बेटे की मेहनत पर जिंदा हूँ, तो मैं राय साहब का आभार क्यों मानी।
अगर मैं उनके खेत जोतती हूँ तो उसके बदले वो मालगुजारी लेते हैं और समय समय पर उसके लिए सख्ती भी करते हैं। लोगों के साथ मारपीट, जोर जुल्म और दूसरी सारी बातें होती हैं। राय साहब एक खुशदिल इंसान और रईस माने जाते थे। वह लोगों से हंसकर बात करते थे। प्रेमचंद लिखते हैं कि शेर को अगर बिना गुर्राए अगर अधिक शिकार मिल जाए तो उसके गुर्राने की ज़रूरत क्या है। इसी तरह के एक जमींदार हमारे आनंदी सिंह जी थे। आनंदी सिंह के कई सारे मित्र थे जो शहर से आते थे और उन्होंने शहर और देहात की ज़िंदगी का बड़ा ही मार्मिक लेकिन सही चित्रण किया है। और इस चित्रण के भीतर उन्होंने शहर और देहात के गुणों अवगुणों का वर्णन किया है। सामाजिक जो बुराइयां हैं, धर्म, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पुरानी लीक पर चलने की कोशिश, नए ज़माने की नई बात सोचने की न उनके पास कोई योग्यता है न कोई ऐसा मौका मिला है कि अपनी किसी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी देर भी सोच सकें। उनकी सारी ज़िंदगी कमाई खटाई, महाजन के चिरौरी और राय साहब की खुशामद में बीतता है, इसलिए कि राय साहब की कृपा पर उसकी खेती चलती है। होरी एक गाय चाहता है और अंत में उसको भोला से एक गाय उधार पर मिल जाती है कि वक्त आने पर वो उसका पैसा चुका देगा। बहुत साल हो गए लेकिन वह कर्ज नहीं चुका पाता है और कर्जों को चुकाने के लिए ये स्थिति हो गई है कि महाजन जो उसकी ज़मीन रेहन रखे हुए हैं, अपने ब्याज के बल पर उसकी सेवा करते करते भी उसका ब्याज या पूरा मूलधन लौटाना उसके लिए संभव नहीं है। अंत में उसके खेत छिन जाते हैं मालगुजारी नहीं देने के और महाजनों के द्वारा नीलाम करा लिया जाता है। तो वह बिना घर बार का आदमी हो जाता है। उसका घर भी नीलाम कर दिया जाता है लेकिन उसका घर किसी काम का नहीं है। नीलाम पर तो वो संपत्ति के रूप में दर्ज थी लेकिन संपत्ति के रूप में एक टूटा फूटा घर और एक गाय जो उसने खरीदी थी वो बंधी है। वो गाय मर जाती है। उसके भाई ने ईर्ष्या के मारे उसको जहर दे दिया और उसका बेटा गोबर एक विधवा औरत को ले आता है अपने घर में और उसके प्रायश्चित के लिए समाज उसके ऊपर पंचायत बैठाते हैं और उस पंचायत में उसके ऊपर बड़ा जुर्माना लगता है। उस जुर्माने से वो परेशान हो जाता है और उसका बेटा तो पहले लेकिन वो बाद में शहर में मजदूरी करने लगता है। रिक्शा ठेला चलाता है, कुली का काम करता है, पैसे बचाता है कि किसी तरह उन कर्जों को उतार सके और फिर से अपनी ज़मीन हासिल कर सके। लेकिन अंत तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और फिर बाद में जब वो अपने गांव में लौटता है तो देखता है कि जिस महाजन ने उसकी ज़मीन नीलाम कर ली थी, एक मिल मालिक मिस्टर खन्ना है, उनके लिए जो ईख का कारखाना खोलना चाहते थे उनके लिए उनके हाथों बेच दी और अब उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान कारखाना खुला है चीनी का और हजारों मजदूर उसमें काम करते हैं। वह भी शर्म लिहाज छोड़कर मजदूरी करने लगता है लेकिन मजदूरी करने के दौरान उसे एक दिन लू लगती है और वह घर में आके बेसुध हो जाता है। जो उसके पास झाड़ फूंक का सामान था, सब कुछ करने के बाद भी, कुछ देहाती दवाइयाँ करने के बाद भी वह नहीं बच सकता है, वह मर जाता है। अंत में एक गाय का कर्ज उसके सर पर और दूसरे सारे कर्जे उसके सर पर रहते हैं।
प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस तरह गांव का एक गरीब किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। हिंदुस्तान के इस किसान की कथा जो उन्होंने लिखी, उसका अंग्रेजी साहित्य सारी भाषाओं में हुआ है दुनिया के, जर्मन, फ्रेंच, रशियन और रसिया में, रूस में उनका सबसे अधिक अनुवाद हुआ था और रूस में गोरकी के बाद, टोल्स्टॉय के बाद सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखक हैं। दुनिया प्रेमचंद कितनी भी गरीबी में मरे, ये स्थिति हो गई थी उनकी कि अंत में उनके पास इलाज का पैसा नहीं था। संग्रहणी की बीमारी थी, पेचिश जिसको कहते हैं, और उस पेचिश की बीमारी के इलाज के लायक पैसा उनके पास कभी नहीं हो सका। और अंत में जो उन्होंने लिखा ग्रामीण समाज के ऊपर हिंदुस्तान के, जिसके सबसे बड़े चितेरा, जिसका जीवन की वास्तविकताओं से मेल हो, उसमें एक भी ऐसी बात नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि यह कोई कल्पना की उपज है। उनकी कल्पना का मतलब था, उनकी कल्पना का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि जीवन ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद हो, लोग शिक्षित हों, धार्मिक अंधविश्वासों और ढकोसलों से दूर रहें, एक नई जिंदगी जिएं, नई जिंदगी की राह देखें, खोजें और उसके लिए संघर्ष करें। संघर्ष तो अभी भी किसान कर रहे थे उनके इलाके में, आसपास के किसान, लेकिन किसी भी किसान की ये स्थिति नहीं रही कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सके। जब वह शहर गया और कुछ मजदूरी करने लगा और शहर की हवा जब उसे लगी, तो उसने जाना कि जीवन क्या है, और जीवन खेत में बैल की तरह खटरे रहने में नहीं है, लेकिन जिंदगी संघर्ष में है, जिंदगी को बेहतर बनाने में है। और जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सके, हुर्री के मौत के साथ वो इशारा करते हैं कि किस तरह नई जिंदगी होगी इस पुरानी जिंदगी से जो बदतर और बेहाल हो गई है, धार्मिक ढकोसलों से ढकी हुई है, अंधविश्वासों से जकड़ी हुई है। एक नई दुनिया में आंखें खोलेगा इंसान और एक नए भारत का, नई दुनिया का निर्माण करेगा। धन्यवाद।